नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल्ड विद राणा जी में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस सब इंस्पेक्टर जो बीपीएससी के द्वारा में भर्तियां आई हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितनी एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से नियोजन होगा, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में नियोजन कराने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग जो है वो बीपीएससी बिहार के द्वारा में आपके आवेदन लिए जा रहे हैं। ये 2023 की बहाली है जिसमें आपके कुल 1275 भर्तियां जो हैं वो ली जानी है। जो रिक्त स्थितियां हैं वो 1275 मतलब 1275 वैकेंसीज हैं, उनके लिए आवेदन आपको लिया जाना है। इसमें जो आपका वेतनमान है वो आपके ग्रेड 6 जो लेवल 6 है उनके अनुसार आपका वेतनमान तय होगा। और पुलिस सब इंस्पेक्टर की ये भर्तियां हैं। तो इसके लिए जो आवेदन है वो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगी और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने जाने हैं, ये जो भी फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। उक्त पदों के लिए जो चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार करेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जो कि 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगी और अंतिम तिथि जो है वो 5 नवंबर 2023 तक इसके भरे जाएंगे। तो ये आवेदन आप लोग कर सकते हैं biharssc.nic.in के वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो स्नातक होनी चाहिए या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से वो स्नातक हों जो भी मान्यता प्राप्त हो, या फिर जो राज्य स्तरीय किसी भी समकक्ष उनके स्नातक के समकक्ष जो है वो उनके पास मार्कशीट या उनकी डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो भी आप जन्म तिथि वगैरह डालेंगे वो सारे के सारे आपके जो मैट्रिक लेवल की जो परीक्षा है उसके अनुसार में ही जानकारियां भरेंगे और किसी भी प्रकार की जो गलती है वो ना करें। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की जो गलती है वो हो जाती है तो आपकी अभ्यर्थता को भी रद्द किया जा सकता है। तो इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखते हुए बातों को अपने फॉर्म में आवेदन करेंगे। जो यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी है वो एज जो है उसमें आपको बता देता हूँ मैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो अनारक्षित लोग हैं, उनके लिए 37 वर्ष मैक्सिमम और 20 वर्ष न्यूनतम उम्र, जो अधिकतम उम्र है वो 37 वर्ष और न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला होंगे उनके लिए जो न्यूनतम वर्ष है वो 20 वर्ष ही है और जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जाति के लोग हैं उनके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र आपको 42 वर्ष की यहाँ पे मिलेगी। और भी अगर अन्य जो बिहार के जो वैसे सेवक हैं जो सरकारी सेवा में हैं और वो अगर आवेदन करते हैं तो उनको 5 वर्ष तक की जो अवधि है उसमें विशेष छूट मिल पाएगी। जो आगे जान लेते हैं हम लोग, जो असैनिक पदों पर हैं उनके लिए 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र और उनको भी 3 वर्ष की जो है वो आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की जो गणना है वो मैट्रिक में जो उनके अंक पत्र पर जन्म तिथि अंकित होगी उसी जन्म तिथि को मानकर ही जो डेट है वो जो उनकी उम्र है वो गिनी जाएगी, वो मान्य होगी। उसके अनुसार उनके अलावा कोई मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ पे जानने वाली बात है वो जो अभ्यर्थी हैं उनके शारीरिक कुछ मापदंड जो है वो भी होने चाहिए, बशर्ते इनमें जो ऊंचाई वजन जो है उन सब के अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि अगर उनके शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार की कमी है तो वो अभ्यर्थी जो है वो योग्य अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा और उनके शारीरिक जो मापदंड है उसका भी होना आवश्यक है।
तो यहाँ पर जो अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए। जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो सीना है वो चेस्ट जो नापा जाएगा वो बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए, पुरुषों के लिए केवल ये होता है, वो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीने को फुलाकर 86 सेंटीमीटर का जो चेस्ट है वो होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनके लिए जो बिना फुलाए सेंटीमीटर होना चाहिए वो 89 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और सीना फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए यह जो माप है वो मान्य नहीं होगा, उनके लिए नहीं है। और जो वजन है वो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम वजन होना उनका आवश्यक है। इसमें जो थर्ड जेंडर है, किन्नर है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए भी जो शारीरिक मापदंड है और जो दक्षता है परीक्षा का वो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके ही सामान्य में मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया आप जान लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको लिखित एग्जाम पहले देना होगा। उस लिखित एग्जाम दो चरणों में होंगे, जो प्रथम चरण है और द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में आपको 200 अंकों का एक पत्र देना होगा, और इसमें आपको 30% जो है वो मार्क्स, जो अंक है वो लाने होंगे, ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए सफल हो सके। अगर आपके जो अंक है वो 30% से कम होंगे तो आप द्वितीय चरण के जो मुख्य परीक्षा है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आपको अयोग्य माना जाएगा। तो कम से कम आपको 30% मार्क्स प्रथम चरण की परीक्षा में आपको लाना है। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें वही लोग जो प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रथम चरण की परीक्षा है उनमें जो उत्तीर्ण हो चुके हैं वही लोग भाग ले पाएंगे, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा और 100 प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम आपको 30% अंक लाने होंगे, और उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जब आपकी ये क्वालिफाइंग हो जाएंगे प्रथम चरण और दूसरे चरण में दोनों ही एग्जाम, तब आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो मेधा सूची है वो बनाई जाएगी। और सामान्य हिंदी पत्र का जो यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य हिंदी का जो पत्र है उसका प्राप्तांक जो होगा वो आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द्वितीय पत्र में जो आपके सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, जहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका जो पूर्णांक है वो 200 अंक का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे आपको दी हो जाएगी, जिसमें अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको एक प्रश्न के लिए दो मार्क्स मिलेंगे। 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स के लिए तो प्रति प्रश्न आपको 2 अंक मिलेंगे। और यदि आपका जो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो जाता है तो आपको 0.2 अंक जो है वो काटा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बातों का भी ध्यान रखिएगा, और जो भी सही उत्तर हैं उन्हीं को आप चयनित कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग तृतीय चरण होगा, जिसमें आपका जो शारीरिक योग्यता है उसको जो है मापा जाएगा, जिसमें आपको 3-4 जो है वो चीज़ों में भाग लेना पड़ेगा, जैसे कि दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक। ये जो 4 आपकी प्रतियोगिताएं होंगी उसके लिए आपको भाग लेना पड़ेगा, जिसमें आपको दौड़ के लिए जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट 30 सेकेंड में तय करनी होगी, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल माना जाएगा। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, तो ये आपको दौड़ के लिए जो है वो बातें ध्यान रखनी है, इसके लिए भी तैयारी करनी है। और ऊंची कूद का जो
वो एलिजिबिलिटी है, वो न्यूनतम आपको 4 फीट आपको ऊंचा आपको कूदना है अगर आप पुरुष हैं, और 3 फीट की जो है वो ऊंचाई पे आपको जो ऊंची कूद है उसको आपको लगाना पड़ेगा यदि आप महिला हैं। और लंबी कूद में जो पुरुष हैं उनके लिए 12 फीट की जो है वो लंबी कूद होगी, और जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 9 फीट की जो कूद है वो लंबी कूद लगानी होगी। इसके बाद जो गोला फेंक है उसमें सभी कोटि के जो पुरुष हैं, सभी जो पुरुष हैं उनको 16 पाउंड का गोला जो है वो 16 फीट दूरी तक फेंकना होगा, और जो महिलाएं हैं उनको 12 पाउंड का जो गोला है वो 10 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। ठीक है, जो इसको नहीं कर पाएंगे वो असफल माने जाएंगे, वो अभ्यर्थियों को असफल माना जाएगा, और इसके ऊपर में जो भेजेंगे फेंक पाएंगे उन्हीं के अनुसार आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गई आपकी जो शारीरिक मापदंड की जो है उसके बाद आपकी मेधा सूची की जो नियुक्ति अनुशंसा है वो आपकी तैयार की जाएगी, जिसमें आपके जो मार्क्स है प्रथम चरण द्वितीय चरण और जो शारीरिक मापदंड है उनके अनुसार आपका एक मेधा सूची तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आपका नियोजन की प्रक्रिया होनी है। इसमें आपको कुछ और बातें भी ध्यान देनी है, जैसे आपने जो भी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो जानकारियां भरी हैं वो सभी के सभी सही होनी चाहिए। यदि आपका जो जानकारी है वो गलत हो जाता है या किसी प्रकार से अपूर्ण पाया जाता है तो आपकी अभ्यर्थता को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र ये सब कुछ आपको अपलोड भी करना हो सकता है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपको प्रस्तुत भी करना पड़ सकता है। तो सभी आप अपनी जानकारियाँ अपने पास में संलग्न कर मतलब एक समय सब इकट्ठा करके रख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि किन किन कैटेगरी में कितने पद जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 275 सीट अवेलेबल है, जिसमें महिलाओं के लिए 66 सीट होंगी, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 4 सीट, जिसमें एक महिला सहित आपका सीट होगा। और ये पूरा चार्ट आपको अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 16 सीटें, महिलाओं के लिए इसमें 4 होंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 सीटें, जिसमें से 75 महिलाएं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग 107 और 36 महिलाओं के लिए, 3 जो है ये सब स्वतंत्रता सेनानी के जो भी रिलेटिव होंगे उनके जो परिवार के लोग हैं उनके लिए आपकी सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS है उनके लिए 111 सीटें हैं, जो सामान्य वर्ग के अनारक्षित हैं उनके लिए 441 सीटें हैं। उसके बाद टोटल आपका 1275 सीटें हैं, जिसमें 368 सीटें आपको महिलाओं के लिए हैं, और 2200 सीटें जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों के लिए हैं। तो ये आपकी पूरी सीट के लिए है। उसके बाद जो आपके आरक्षण हैं वो आपके जो जाति वगैरह हैं वो सभी के सभी जो बिहार सरकार के द्वारा अधिनियम 3/1992 के समय में जैसे भी संशोधन किए गए हैं उनके अनुसार जो भी नियुक्त प्रमाण पत्र होंगे उन्हीं के अनुसार मान्य माना जाएगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है वो सभी के सभी आपको आरक्षण के जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जातीय प्रमाण पत्र हो गया, EWS है, ये इनके जो पिता के घर से है, जो मायके से है, वो निर्गत होना भी अनिवार्य है, जो अभी का संशोधन है उनके अनुसार। उसके बाद आपके यहाँ पे सभी बताए गए हैं कि जो भी रिजर्वेशन है उनमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो मेडिकल है वो सत्यापन किया जाएगा, जो अंतिम चरण होगा। मेडिकल सत्यापन के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग है वो लेटर आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस ऑनलाइन करते समय जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे, सारा का सारा पत्राचार आपको उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी नंबर या ईमेल आप रजिस्टर कर रहे हैं उसको ध्यान से ही भरें, और जो भी चालू हैं उसी को ही भरिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। इसमें जो फ़ी की बात कर ले तो फ़ी जो है वो 700 रुपये और 400 रुपये लगने हैं। 700 रुपये जो
अनरिजर्व्ड हैं या फिर जो बिहार स्टेट से बाहर के लोग हैं उनके लिए 700 रुपये, जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए भी 700 रुपये का जो यहाँ पे फॉर्म का फ़ी है वो जमा करना होगा। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जो यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे उनके लिए 400 रुपये का फ़ी आपको जमा करना है। उपरोक्त जो भी राशि है जो 400 रुपये और 700 रुपये, वो फ़ी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, सबमिट बटन पे आप क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तभी आपका जो फॉर्म है वो वैध माना जाएगा, अन्यथा आपके अभ्यर्थता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। आप ऑनलाइन करने के लिए इस वेबसाइट bpsscbihar.bih.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में बताया गया है कि आपकी जो यह जानकारी है वो सही होनी चाहिए। अंतिम चरण तक जब तक आपका नियोजन नहीं हो जाता है, जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, सारा का सारा जो आपको संवाद होगा वो सारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय देंगे उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका एक पेमेंट गेटवे में पेमेंट आपका फंस जाता है तो आपका जो है वो 7 दिन के अंदर में पेमेंट वापस आ जाएगा, और इस केस में आपका जो फॉर्म है वो स्वीकृत नहीं माना जाएगा। इसलिए जब तक आपका पेमेंट कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक आप अपने फॉर्म को ध्यान से भरिए, और उसको जब सबमिट हो जाए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तभी फॉर्म सही होगा। और कंफर्मेशन पेज अवश्य इसको डाउनलोड करके रख ले, जो एक्नॉलेजमेंट पेज होगा, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में वो काम आ सके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ बातें जिनमें आपको ऑनलाइन पत्र भरते समय कुछ जो डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपके पंजीकरण जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका जो आवेदन होगा उसको करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म का जो फ़ी है वो भरेंगे, और फॉर्म के फ़ी के बाद में ही एप्लीकेशन को जो भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसको भर के सबमिट करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार से कोई गलत जानकारी दे देते हैं या आपका रजिस्ट्रेशन किसी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में हो जाता है, तो इस केस में आपका जो है वो दोबारा एडिट के ऑप्शन में वो सुधार नहीं होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि किसी अभ्यर्थी का एक से ज़्यादा आवेदन होता है तो उसकी दोनों की दोनों या फिर जितनी भी आवेदन के जो फॉर्म होंगे उनको रद्द कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप एक नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन करें। यदि आपका कोई गलती हो जाता है तो आप इस केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तो उसमें जो भी पेमेंट आपका हो चुका होगा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस बातों का भी ध्यान रखें कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय सारी इन्फॉर्मेशन आप सही भरें। ठीक है, तो ये आपको, और एक और बात है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करने के लिए आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 15 से 25 KB के बीच में ही होना चाहिए, जिसमें आपको जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट रखना है। आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ में आपका जो भी अभी लेटेस्ट फ़ोटो होगा उसको आपको अपलोड करना है। जो सिग्नेचर करना है वो आपको ब्लू या ब्लैक पेन से एक वाइट पेपर पे आपको साइन करना है, जिसका साइज जो है वो 15 से 25 KB के बीच में ही होना चाहिए, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप इसका साइन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप नहीं है आपका आवेदन में, तो भी आपका जो यह आवेदन पत्र है वो रद्द या निरस्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है उसी के अनुसार ही आप अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जब आप यहाँ पे आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट करके
आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करके भर दीजिएगा। उसके बाद आप जो प्रिंट है उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का जो भी आगे का फ्यूचर में काम आने वाला है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसका भी पूरा जानकारी आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। जब भी आपको किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में या फिर फॉर्म में कोई गलती या फिर वहाँ पे डाटा मिसमैच होता है, तो ये आप फॉर्म की मदद से वहाँ पे सत्यापित कर सकते हैं कि हमारा जो आवेदन है इस प्रकार से भरा गया था। और जो भी आपका आवेदन होगा उसमें कुछ बातें और आपको ध्यान देनी है कि आपकी उम्मीदवारी रद्दीकरण की जा सकती है यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जैसे कि आवेदन पत्र का जो प्रथम भाग है, मतलब आपने केवल रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी पेमेंट नहीं किया, तब भी आपकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द है। पेमेंट कर दिया है लेकिन फाइनल आपने सबमिट नहीं किया है, तब भी आपकी अभ्यर्थता को रद्द किया जाएगा। उसके बाद आपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो भी इनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार अपलोड नहीं किया, तब भी आप जो है उम्मीदवारी का आपका रद्दीकरण किया जा सकता है। आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट के बाद से उसको अगर रोल बैक करा के पेमेंट वापस ले लिया है, जिसे बैंक से चार्जबैक के रूप में आपने अगर प्राप्त कर लिया है, तो उस केस में भी आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। और यदि आपका आवेदन में कोई सूचना गलत दी जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत आपने भर दिया है, तब भी आपकी जो है वो अभ्यर्थता को रद्द किया जाएगा। या आपने जो अभी जानकारी दी है और उसकी आप डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आप वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उस केस में भी आपका जो है वो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, जैसे आप माता पिता का नाम हो गया, आपके नाम में हो गए, टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया, जेंडर हो गया, आपकी सारी की सारी जानकारियां एकदम सही होनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए फॉर्म का आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी पूछनी हो या फिर आपको कोई बात चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें आप जो है आवेदन कीजिए और इसकी तैयारी भी कीजिए। इसकी तैयारी के लिए भी यदि आप लोगों का हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे आवेदन मतलब आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो हम इस पर एक जो है वो इसकी तैयारी की भी कुछ क्वेश्चंस और वीडियो और सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो जो है वो किस बारे में जानना चाहते हैं या क्या वीडियो आप पसंद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और अब किसी तरह का डाउट नहीं होगा। और अभी जो आप फॉर्म आवेदन करेंगे उसमें आप पूरे ही सही जानकारियां देकर आप अपना नियुक्ति जो है वो जरूर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आज हम इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि आपको यह पसंद आई है वीडियो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस फॉर्म को सही जानकारी प्राप्त करके सही भर सके। धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे इस वीडियो में।